हेलो एवरीवन, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि सियोंग होटल में जाती है तो देखती है कि रूम बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, जिसकी वजह से आज इसे सफाई करनी पड़ेगी। ये सारा कचरा एक शॉपर में जमा करती है और उसे बाहर लेकर आती है, लेकिन वो शॉपर किसी चीज़ से अटकता है जिसकी वजह से वो फट जाता है और सारा कचरा रोड पर ही फैल जाता है। अचानक से यहाँ पे जय आ जाता है और इसे देखने लगता है। ये दिल में सोचती है कि मैं जितना भी टाइम लगा लूँ बस ये कचरा क्लीन नहीं होगा और इसकी वजह से मैं स्टडी भी नहीं कर पाऊंगी। साथ ही ये भी सोचती है कि जय को सेल फोन्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो ये उससे कहती है कि अगर तुम मेरे साथ कचरा उठाने में मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें नया सेल फोन दिला दूंगी। ये सुनकर जय बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सारा कचरा उठाने में बहुत ज़्यादा इसकी हेल्प करता है। और क्योंकि इसे भूख भी लग रही होती है तो सियोंग इसे गिमीबप खिलाती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जीहू घर में बैठा होता है और वो अपने प्रैक्टिस की वीडियो देख रहा होता है। इतने में यहाँ पर सियोंग और जय आते हैं तो ये उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और पूछता है कि तुम दोनों साथ क्यों आए हो। सियोंग तो इसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती और वो अंदर चली जाती है। जय कहता है कि आज मैंने इसके साथ गिमीबप खाया था और मुझे अब वो पील ऑफ करना भी आ गया है। वो इतने फख्र से बता रहा होता है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम करना सीख लिया हो। और इन दोनों को एक साथ देखकर जीहू को थोड़ा अजीब सा भी लगता है। अब नेक्स्ट दिन सुबह का दिखाया जाता है कि आज जीहू का सिविल एग्जाम होता है, जिसकी वजह से सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। जीहू खुद भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि आज उसका अकेडमी में एग्जाम है। ये ब्रेकफास्ट करके घर से बाहर निकलता है तो पीछे से बूही आती है, इसे राइस केक्स देती है और कहती है कि जब भी तुम्हें भूख लगे खा लेना। ये भी आगे ही बढ़ता है, इतने में पीछे से इसके डैड भी आ जाते हैं। इसे कुछ पैसे निकाल कर देते हैं और कहते हैं कि अपना एग्जाम बहुत अच्छे से करना, मैं दुआ करूंगा कि तुम्हारे एग्जाम में तुम क्लियर हो जाओ। जीहू यहाँ से निकल जाता है और इसके साथ ही हमें सियोंग का दिखाया जाता है। ये फ्रिज ऑन करती है और पानी पीने लगती है। सामने योगर्ट रखा होता है तो ये उसे उठाकर पी लेती है। इतने में यहाँ पे जय आ जाता है और इससे कहता है कि मैंने सुना है कि आज तुम्हारा एग्जाम है। फिर इसे चॉकलेट देता है और कहता है कि मेरे पास ये एक लास्ट चॉकलेट बची है, इसे अपने पास रख लो और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। सियोंग कहती है कि वैसे तो मुझे तुम्हारे ऑल द बेस्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो फिर भी मैं ये रख लेती हूँ। वो चॉकलेट को खोलती है और उसे खाने लग जाती है। चॉकलेट खाते हुए स्टॉप पे आती है और देखती है कि जीहू वहीं पे खड़ा है तो ये उससे बातें करने लग जाती है। फिर ये दोनों साथ स्कूल आ जाते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। फिर जीहू अपना लकी ब्रेसलेट उतारता है और इसके हाथ में पहना देता है। कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि तुम पेपर में अच्छे नंबर से पास हो जाओ। ये सुनकर भी सियोंग खुश हो जाती है और वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे लिए यही दुआ करूंगी। फिर सियोंग अपनी क्लास में चली जाती है और जीहू भागते हुए एकेडमी के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि एग्जाम स्टार्ट होता है और सियोंग पेपर में ही देख रही होती है। उसे सब कुछ आ रहा होता है और वो आसानी से पेपर कर रही होती है। वहीं जीहू का दिखाया जाता है कि टेरेस पे खड़े होकर प्रैक्टिस कर रहा होता है और फिर इतने में यहाँ से जाने लगता है। देखता है कि सामने से हीरी आकर यहाँ पर बैठती है। वो अपना लंच निकालती है और इसमें सिर्फ और सिर्फ सैलेड ही होता है। ये लंच करने लग जाती है तो ये उसे देखकर रुक जाता है। कहता है कि हमारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और तुम्हें एनर्जी की ज़रूरत है, ये सैलेड तुम्हें एनर्जी नहीं देगा। फिर अपने बैग से बॉक्स निकालता है और इसे दे देता है। कहता है कि इसे खा लेना, तुम्हें एनर्जी मिलेगी। ये कहकर वो चला जाता है और हीरी इसे देख रही होती है। फिर वो इसका लंच बॉक्स खोलकर देखती है तो इसमें राइस केक्स रखे होते हैं। साथ ही एक नोट भी रखा होता है जिसपे लिखा होता है बेस्ट ऑफ लक। हीरी उसे पढ़ती है और उसे बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सियोंग का पेपर चल रहा होता है, लेकिन उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा होता है और वो बहुत कोशिश करती है कि वो यहीं पर बैठ जाए और अपना पेपर कंप्लीट कर ले, लेकिन बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और उसे बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं हो पाता। तो वो उठती है और वॉशरूम चली जाती है। अब कुछ देर बाद के दिखाया जाता है कि वॉशरूम में बैठी होती है और बहुत ज़्यादा सैड होती है। सोचती है कि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की और उसके बाद भी मैं एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं कर पाई। फिर अपनी पॉकेट में से एग्ज़ाम का पेपर निकाल रही होती है। अचानक से चॉकलेट का पेपर निकल कर गिरता है। ये उठाकर देखती है तो उस पर डेट लिखी होती है जो कि 1993 थी। इसे समझ आ जाता है कि मेरी तबीयत इस चॉकलेट की वजह से ख़राब हुई थी क्योंकि ये चॉकलेट एक्सपायर हो चुकी है। और ये देखकर इसे और भी ज़्यादा दुख होता है। ये समझती है कि जय ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। इसके साथ ही हमें एकेडमी का दिखाया जाता है कि ऑडिशन स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर जजेस के साथ एमजे भी बैठा होता है। ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है और साथ ही अपना पॉइंट पेपर बना रहा होता है। अब एक एक करके सबकी बारी आती है और सभी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। फिर हीरी की बारी आती है और वो स्टेज पर आकर डांस करती है। सभी लोग उसे देख रहे होते हैं और इसका डांस देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। जजेस भी आपस में बात कर रहे होते हैं कि हीरी तो हमेशा बेस्ट ही डांस करती है। फिर कुछ देर बाद जीहू के फ्रेंड की बारी आती है तो ये स्टेज पर जाता है। इसे रैपिंग करनी होती है, लेकिन ये इतना ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है कि यो के आगे कुछ भी नहीं कह पाता।
इसका टाइम आउट हो जाता है और ये वापस अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जीहू की बारी आती है। ये स्टेज पर जाता है और वहाँ पर जाकर बहुत ही अच्छा डांस परफॉर्म करता है। जज कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हें बहुत ही अच्छा डांस आता है, लेकिन क्या तुम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते? जीहू कहता है कि जो भी मैं करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे प्रैक्टिस चाहिए होगी। इस पर एमजे कहता है चलो ठीक है, हम तुमसे रैपिंग करवाते हैं। ये मना करने लगता है कि मुझे रैपिंग नहीं आती, मैं इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। तो जज कहते हैं चलो फिर ठीक है, तुम जा सकते हो। अब ये सुनकर ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और फिर रुक जाता है। थोड़ा सा टाइम लगाता है लेकिन फिर रैपिंग स्टार्ट करता है। अभी तक इसकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ ये उसके ऊपर रैपिंग बना देता है। साथ ही इसमें सियोंग के स्ट्रगल के बारे में भी बताता है और जिस तरह से इसने हीरी को मेहनत करते हुए देखा वो भी डाल देता है। ये इतनी अच्छी रैपिंग करता है कि इसकी रैपिंग सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इवन की हीरी भी इसकी तारीफ कर रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी रैपिंग करते हो। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि सारे जजेस और एमजे यहाँ पर बैठे होते हैं। ये लोग एग्जाम का रिजल्ट बना रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। एमजे भी कुछ लोगों की रिकमेंडेशन देता है और ये लोग सिलेक्शन कर रहे होते हैं। काफी देर डिस्कशन के बाद ये 4 कंटेस्टेंट्स को सिलेक्ट करते हैं और सामने जीहू का प्रोफाइल भी रखा होता है। सो गाइस, आप लोग को क्या लगता है कि क्या जीहू सिलेक्ट हो पाएगा या फिर नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब काफी रात हो जाती है तो जीहू अपने घर आ जाता है। ये देखता है कि सियोंग यहाँ पर नहीं है तो ये टेरेस पर जाता है और उसका वेट करने लगता है। काफी देर गुजर जाती है लेकिन सियोंग नहीं आती तो ये झाँककर बाहर देखने लगता है और इसे नजर आता है कि स्टेयर्स के पास कोई बैठा हुआ है। ये गौर करता है तो इसे याद आता है कि ये तो सियोंग है। ये फौरन से उसके पास चला जाता है और इससे बातें करने लगता है। सियोंग बहुत ही साइड बैठी होती है और वो ड्रिंक कर रही होती है। ये उससे पूछता है कि तुम्हारा एग्जाम कैसे हुआ? तो वो कहती है कि बस हो गया। बात करते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं तो वो खुद से कहती है कि पता नहीं मेरी ये बीमारी कब ठीक होगी। जीहू इस पर कहता है कि जब तुम्हारा एग्जाम खत्म हो जाए तो तुम डॉक्टर के पास चले जाना, लेकिन वो देखता है कि लगातार सियोंग की आंखों से आंसू गिर रहे हैं तो वो समझ जाता है कि ये बीमारी की वजह से नहीं बल्कि इसलिए है क्योंकि सियोंग बहुत ज्यादा सैड है। सियोंग बैठे बैठे फूट फूट कर रोने लग जाती है तो ये उसे अपने कंधे से लगा लेता है। वहीं जय का दिखाया जाता है क्योंकि घर में सब सो चुके होते हैं तो वो अपने मोबाइल को लेकर इधर उधर घूम रहा होता है। अचानक से दादा की आंख खुलती है और वो पानी पीने के लिए बाहर आ जाते हैं। ये अपने मोबाइल में देख रहा होता है और चलते हुए आगे जाता है। दादा जैसे इसकी तरफ देखते हैं वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि जय तो मर चुका है। वो फौरन से भागते हुए जाते हैं और डैड के पीछे छुप जाते हैं। उन्हें बताते हैं कि मैंने अभी जय को देखा है। इस पर वो कहते हैं कि आप शायद नींद में हैं, इसीलिए आप इतनी फजूल बातें कर रहे हैं। अब जल्दी से लेटें और सो जाएं। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि सियोंग घर आ जाती है और वो जय को मारने के लिए उसके पीछे भाग रही होती है। जय कहता है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि वो चॉकलेट इतनी ज़्यादा एक्सपायर है और वैसे भी तुम्हें एग्जाम देने से पहले वॉशरूम चले जाना चाहिए था। सियोंग कहती है कि तुम ये कैसे कह सकते हो, मुझे क्या पता कि मुझे तब वॉशरूम आ जाएगा। मैंने पूरा साल तैयारी की और उसके बावजूद मैं एग्जाम नहीं दे पाई। इसको मारने के लिए फ्राई पैन इसके करीब लेकर आती है लेकिन अचानक से जीहू का फ्रेंड खड़े हो जाता है और वो फ्राई पैन उसके मुंह पे लग जाता है। ये सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट दिन सुबह का दिखाया जाता है कि ये सब लोग बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। वहीं दादा काफी ज्यादा परेशान नजर आते हैं। वो बताते हैं कि मैंने जय को देखा है। ये सुनकर बूही बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है लेकिन वो जरा भी शो ऑफ नहीं करती कि उसने अपने मोबाइल में जय की पिक्चर देखी थी। वो कहती है कि आप बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, अब आपको इतना ज्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए। सामने बच्ची बैठी होती है और वो कहती है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि इस घर में जीहू के अलावा भी कोई रहता है, मैंने काफ़ी दफ़ा नोट किया है। सब लोग इसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। इस पर जीहू कहता है कि ये तो एक छोटी सी बच्ची है, आप लोग इसकी बात पे यकीन क्यों कर रहे हैं। इस तरह से वो उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं और जीहू थोड़ा रिलीफ में आता है। इसके बाद जीहू और उसका फ्रेंड एकेडमी पहुँचते हैं और आज इनका रिजल्ट डे होता है। यहाँ पर जज आ जाते हैं और सबका रिजल्ट अनाउंस करने लगते हैं। वो एक एक करके सबका नाम लेते हैं लेकिन जीहू का नाम उसमें नहीं होता। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और साथ ही उसे थोड़ा गुस्सा भी आता है। वो अपने फ्रेंड पर गुस्सा करता है और यहाँ से चला जाता है। फिर ये जाकर रूफटॉप पे खड़ा हो जाता है और वहाँ जाकर इसे काफ़ी हल्का फील होता है। पीछे से हीरी आती है और कहती है कि क्या तुम सुसाइड कर रहे हो? वैसे भी तुमसे बहुत सारे अच्छे लोग थे जिन्हें सिलेक्ट कर लिया गया, तुम उनमें से इतने अच्छे नहीं थे कि तुम्हें सिलेक्ट किया जाता। ये कहता है कि तुम किसको सपोर्ट कर रही हो।
इस पर हीरी कहती है कि मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि मैं टीम्स में बढ़ जाऊं। ये कहकर वो यहाँ से जाने लग जाती है। फिर अचानक से पीछे मुड़ती है, राइस केक का बॉक्स इसे वापस करती है और कहती है कि एक बात मैं कहना चाहूँगी कि कल तुमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। ये कहकर वो चली जाती है और जीहू को कुछ भी समझ नहीं आता। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है आज से कि जय अपने सामान में से कुछ ढूंढ रहा होता है। ये एक बुक होती है जिसे खोलकर ये देखने लगता है। इस बुक में से कुछ चेक्स निकलते हैं जिन्हें देख के ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके साथ ही डैड का दिखाया जाता है कि वो बूही से बात कर रहे होते हैं। उसे बताते हैं कि हमारे पास एक शो आया है जिसमें सिंगिंग कॉम्पिटिशन होगा। अब नेक्स्ट दिन सुबह का दिखाया जाता है कि जय सियोंग के कमरे में आ जाता है और यहाँ पर बैठकर अपना मोबाइल यूज करने लगता है। इतने में यहाँ पे जीहू आता है सियोंग से कुछ बात करने के लिए। वो जैसे इसे देखता है इसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये बताता है कि इसके रूम में सबसे अच्छे सिग्नल्स आते हैं, इससे मैं यहाँ पे आके अपना मोबाइल यूज कर रहा हूँ। ये इससे कहता है कि देखो हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए क्योंकि सियोंग एक लड़की है, लड़कियों के कमरे में इस तरह से नहीं जाते। ये दोनों अभी बात ही कर रहे होते हैं, इतने में पीछे से सियोंग आ जाती है। फिर जीहू इसे इसकी बुक देता है और यहाँ से चला जाता है, लेकिन जय यहाँ से नहीं जाता और वो खड़े होकर अपना मोबाइल यूज कर रहा होता है। सियोंग कहती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें बहुत जोर से पंच मारूंगी। यह अभी भी फोन यूज कर रहा होता है और इसी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। फिर अचानक से इससे पूछता है कि क्या तुम पैसे कमाना चाहती हो। ये सुनते के साथ ही सियोंग कहती है हाँ बिल्कुल, हर कोई पैसे कमाना चाहता है। तो ये कहता है चलो ठीक है, फिर मुझे फॉलो करो। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि उसे बैंक के पास लेकर आता है और कहता है कि आज बैंक बंद क्यों है, क्या ये बंद हो चुका है। तो सियोंग कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, आज सैटरडे है और सैटरडे को बैंक्स बंद होते हैं। फिर इसे कहता है अच्छा ठीक है, अगर मैं तुम्हें एक पार्ट टाइम जॉब दूं और उसमें पैसे मिले तो क्या तुम वो जॉब करोगी। सियोंग पूछती है कि तुम किस तरह की जॉब की बात कर रहे हो। तो ये उसके हाथ में एक पेपर देता है जिस पर कुछ जगहें लिखी होती हैं और कहता है कि मुझे वहाँ पर ले चलो। लेकिन ये गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि क्या तुम पागल हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। अब क्योंकि ये बात नहीं मान रही होती तो जय अपनी जेब से वो चेक निकालता है और इसे देकर कहता है कि देखो मेरे पास इतने सारे पैसे हैं। ये जैसे ही चेक को देखती है ये बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये चेक $1000 वॉन का होता है। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि डैड, दादा और बूही शो के लिए निकल रहे होते हैं। बातों बातों में दादा कहते हैं कि आज मैंने एक ड्रीम देखा जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रैगन था और वो अपने मुंह से एक बहुत ही बड़ी सी फायर निकाल रहा था। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लकी ड्रीम है। वही भी इनकी बात सुन रही होती है और कहती है कि आप मुझे अपना ख्वाब सेल कर दें, इसके लिए मैं आपको पेमेंट भी करूंगी। दादा ही सुनकर खुश हो जाते हैं और अपना ड्रीम बूही को सेल कर देते हैं। गाइस, क्या आप लोगों को भी कभी इस तरह का कोई वियर्ड ड्रीम आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जय एक जगह पर बैठा होता है और वहाँ पर उसकी पिक्चर लगी होती है। ये जगह बिल्कुल वही होती है जहाँ पर इसकी डेथ हुई थी। ये अपनी पिक्चर को देख रहा होता है और बहुत ज्यादा सैड होता है। कहता है कि मैं तो मरा भी नहीं और लोगों ने समझ लिया कि मैं मर चुका हूँ। वहीं सियोंग इधर उधर घूम रही होती है और वो बहुत ज्यादा एंजॉय भी करती है। कहती है कि चलो ठीक है, मैं पागल के साथ आ गई, लेकिन ये जगह दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। फिर इन ब्यूटीफुल मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए वो अपना मोबाइल निकालती है और इधर उधर जाकर सेल्फीज लेने लगती है। अचानक से उसका पैर मुड़ता है और मोबाइल जाकर सामने बोर्ड पर गिर जाता है। ये सब कुछ इतना अचानक होता है कि ये बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर कहती है चलो ठीक है, मैं जाती हूँ और अपना मोबाइल उठा लेती हूँ। एक पैर अपना यहीं पर रखती है और दूसरा बोर्ड पर, लेकिन जैसे ही अपना पैर बोर्ड पर रखती है वो आगे बढ़ जाती है और इसकी वजह से ये बीच में ही रह जाती है। जय अपनी कब्र पर बैठा होता है और अभी भी बस यही सोच रहा होता है कि इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी किस्मत ऐसी क्यों है। अचानक से सियोंग की चीखने की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और वो इसे मदद के लिए बुला रही होती है। ये भागता हुआ उसके पास जाता है और उसे देखने लगता है। उसी वक्त सियोंग डिसबैलेंस हो जाती है और वो पानी में गिर जाती है। ये जल्दी से पानी में कूदता है और उसे बचाता है। फिर उसे पकड़कर पानी से बाहर लेकर आता है। फिर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे कपड़े तो बिल्कुल गीले हो चुके हैं। सियोंग कहती है मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बस ठीक हूँ। तो ये जल्दी से उसका बैकपैक उतारता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा बल्कि अपने मोबाइल की परवाह कर रहा हूँ, क्योंकि वो तुम्हारे बैग में पड़ा हुआ है और तुम्हारा बैग देखो बिल्कुल गीला हो रहा है। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि क्या तुम्हारे लिए मोबाइल एक इंसान से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन जय फौरन से अपना मोबाइल निकालता है और उसे चेक करने लग जाता है। मोबाइल ठीक ठाक चल रहा होता है तो ये कहता है अब मुझे थोड़ा सुकून आया है। बातों बातों में अचानक से सियोंग की आंखों से कांटेक्ट लेंस निकल जाते हैं, जिसकी वजह से इसे कुछ भी नजर नहीं आता। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि अपने कांटेक्ट लेंसेज के बगैर तो मैं बिल्कुल अंधी हूँ, अब मैं घर कैसे जाऊंगी।
खैर अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि इसने जय की बेल्ट पकड़ी होती है और उसकी मदद से ये उसके पीछे पीछे चल रही होती है। अब नेक्स्ट शो का दिखाया जाता है कि यहाँ पर बूही खड़ी होती है और इससे क्वेश्चंस किए जा रहे होते हैं। इसका कंपटीशन स्टार्ट होने वाला होता है, लेकिन इसके पहले इन्हें कुछ टास्क दिए जाते हैं। बूही के पास टास्क आता है कि उसे कोल्ड ड्रिंक की बड़ी बोतल एक ही सिप में पीनी होगी। सब लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो इसे इशारे से मना करने लगते हैं कि प्लीज तुम ये मत करना, क्योंकि सभी ये बात जानते हैं कि कोई भी कोल्ड ड्रिंक एक ही सिप में नहीं पी सकता। लेकिन बूही दिल में सोचती है कि नहीं, मुझे ये कंपटीशन जीतना होगा और इसकी वजह से वो हाँ कर देती है। फिर कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाई जाती है और बूही उसे पीना स्टार्ट करती है। देखते ही देखते वो पूरी बोतल पी जाती है। सब लोग इसे देख रहे होते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इस तरह से टास्क जीत जाती है और अब सॉन्ग प्ले किया जाता है। बूही बहुत अच्छे से गाना गा रही होती है कि अचानक से कि उसे बहुत ही बड़ी डकार आती है। ये डकार इतनी प्रेशर से होती है कि इसकी वजह से सब लोगों के बाल उड़ने लगते हैं। हालांकि जो सामने कैमरामैन खड़े होते हैं उनका कैप भी उड़ जाता है। ये सेम टू सेम दादा के ख्वाब की तरह होता है, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से ड्रैगन ने अपने मुंह से आग निकाली थी, वहीं पर बूही ने अपने मुंह से बहुत तेजी से डकार निकाली है। ये खुद भी बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और फिर ये शो हार जाती है। वहीं जय का दिखाया जाता है कि वो सियोंग को लेकर आगे आगे चल रहा होता है। अचानक से सियोंग रुक जाती है और कहती है कि मैं कब से होल्ड कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे वॉशरूम जाना होगा। तो एक जगह पर उसे लेकर आता है और खुद बाहर बैठकर इसे कहता है कि तुम वॉशरूम चली जाओ। सियोंग दीवारों को पकड़ते पकड़ते वॉशरूम चली जाती है। ये बाहर बैठा होता है और उसका वेट कर रहा होता है। अचानक से इसके कानों में आवाज आती है कि पीछे कोई सॉन्ग चल रहा है और इत्तेफाक ये होता है कि जो सॉन्ग इसने पहली मर्तबा सुना है उसे ये बहुत अच्छे से गा रहा होता है। लेकिन फिर अचानक इसे याद आता है कि ये सॉन्ग तो वही है जो मैंने लिखा था। साथ ही इसे ये भी याद आता है कि डैड ने एक मर्तबा मजाक में इससे कहा था कि मैं तुम्हारे सारे सॉन्ग्स बेच दूंगा और इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। ये बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो जाता है कि मेरा सॉन्ग कौन प्ले कर रहा है। ये भागते हुए यहाँ से चला जाता है और इस तरह से कन्वीनियंस स्टोर पर पहुँचता है। वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है। इससे ये पूछता है कि ये सॉन्ग किसने गाया है। इसकी बात सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान होती है कि और कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि ये सॉन्ग किसने गाया है। वो कहता है मुझे नहीं पता, मुझे सिंगर का नेम बताओ। तो वो बताती है कि ये सॉन्ग एमजे ने गाया है। ये उससे पूछता है कि ये एमजे भला कौन है। ये सुनकर वो और भी ज्यादा हैरान होती है और इससे पूछती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि एमजे कौन है। ये मना कर देता है। फिर वो दिखाती है पीछे पोस्टर लगा होता है और उस पर एमजे ही बना होता है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि जय उस पोस्टर पे से उसकी मुंडी काट कर लेकर आता है और कहता है कि मैं इस बंदे को नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरा गाना चुराया है। वहीं सियोंग का दिखाया जाता है कि वो वॉशरूम से फ्री होकर बाहर निकलती है और उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। ये गलती से किसी और का बैग पकड़ लेती है और कहती है कि क्या तुम जय हो। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम किस जय की बात कर रही हो, और अपना बैग इसके हाथ से छुड़वा कर यहाँ से चले जाते हैं। ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि जय मुझे छोड़कर कहाँ पर चला गया। वहीं सामने टेलीफोन बूथ लगा होता है, तो ये जाकर जीहू को कॉल करती है और उसे सब कुछ बताती है कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ। वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और इससे पूछता है कि तुम इतनी दूर क्या कर रही हो। इसकी आंखों में आंसू होते हैं और ये कहती है कि बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें आकर बताऊंगी, लेकिन तुम मेरे लिए टैक्सी के पैसे तैयार रखना। फिर ये घर जाने के लिए रोड क्रॉस करने लगती है, लेकिन क्योंकि इसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता तो ये बीच रोड पर रुक जाती है। सामने से बहुत सारी गाड़ियां गुजर रही होती हैं, जिन्हें देखकर ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन अचानक से पीछे से जय आता है और इसे पकड़ लेता है। ये उसके बिल्कुल करीब हो जाती है और इस तरह से इसे थोड़ा सा कुछ अजीब फील होता है। फिर पूछती है कि तुम तो मुझे छोड़कर कहीं चले गए थे, अब वापस क्यों आए हो। तो जय से कहता है कि एक्चुअली मुझे कुछ काम आ गया था, इसलिए मैं गया था। फिर इसका हाथ पकड़ता है और इसे रोड क्रॉस करवाता है। जीहू का दिखाया जाता है कि वो अपने गेट के बाहर खड़ा होता है और काफी देर से सियोंग का वेट कर रहा होता है। हर आने जाने वाली टैक्सी को देख रहा होता है और कहता है कि सियोंग को तो अब तक पहुंच जाना चाहिए था, वो अभी तक क्यों नहीं आई। उसने तो ग्लासेस भी नहीं लगाए हुए, उसे तो कुछ नजर भी नहीं आ रहा होगा। सियोंग और जय रास्ते में ही होते हैं कि अचानक से सियोंग पूछती है कि मुझे टाइम बताना। इस पर जय बताता है कि अभी 9 बजने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं अपने पार्ट टाइम के लिए लेट हो रही हूँ, मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। जिससे पूछता है कि आज तो सैटरडे है, तुम्हारा पार्ट टाइम कहाँ होगा। तो ये बताती है कि सैटरडे वाले दिन मैं कन्वीनियंस स्टोर पे पार्ट टाइम देती हूँ। फिर इसका हाथ पकड़ती है और इसे अपने कन्वीनियंस स्टोर ले जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बूही कंपटीशन हारने की वजह से बहुत ज्यादा सैड होती है, तो वो डैड के साथ आकर ड्रिंक करने लगती है। यहाँ डैड इसे समझाते हैं कि देखो हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन हमें कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना चाहिए। वहीं जय का दिखाया जाता है क्योंकि सियोंग को कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता, तो वो कन्वीनियंस स्टोर में कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए इसकी हेल्प करता है। खैर अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है
कि एमजे अपनी एकेडमी जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसके मैनेजर के पेट में दर्द हो जाता है। वो साइड पर अपनी वैन रोकता है और कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना होगा। इसकी वैन के पीछे एक कार भी होती है जिसमें कुछ लड़कियां इसका पीछा कर रही होती हैं। वो एमजे की फैंस होती हैं और वैन आकर कन्वीनियंस स्टोर पर रुकती है। मैनेजर वॉशरूम चले जाते हैं और एमजे को प्यास लग रही होती है, तो वो वैन से नीचे उतरता है और कन्वीनियंस स्टोर में चला जाता है। ये वही कन्वीनियंस स्टोर होता है जहाँ पर सियोंग भी काम करती है। ये अपना फेस कवर करते हुए अंदर जाता है और कुछ ग्रीन टी की बोतल्स उठा लेता है। क्योंकि वो काफी ज्यादा होती हैं, तो एक बोतल इसके हाथ से स्लिप हो जाती है। सामने जैक खड़ा होता है तो वो बोतल उठाने में इसकी हेल्प करता है, लेकिन जैसे ही इसका फेस देखता है बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर उस कार्डबोर्ड की पिक्चर से इसका फेस मैच करता है और कहता है कि क्या तुम एमजे हो ना। ये मना करने लगता है कि नहीं, आपको कोई ना कोई गलतफहमी होगी, और ये कहकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन जय इसे यहाँ से जाने नहीं देता और रोककर कहता है कि ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जो सॉन्ग तुमने गाया है वो एक्चुअली में तुमने नहीं लिखा बल्कि किसी और का चुराया है। एमजे भी जैसे ये बात सुनता है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहे पीछे से इसकी फैंस आ जाती हैं और वो बहुत जोर से जय को लात मारती हैं। कहती है कि हमारे एमजे से दूर हो जाओ। यहाँ पर इनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और एमजे जल्दी से बाहर निकल जाता है। वो लगातार जय को मार रही होती है और जय अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर हो रहा होता है, और क्योंकि बहुत ज्यादा शोर हो रहा होता है तो पीछे से सियोंग भी उठकर आती है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाती। ये लोग कन्वीनियंस स्टोर का सामान एक दूसरे पर फेंक रहे होते हैं। इतने में यहाँ के मैनेजर आ जाते हैं और वो बहुत जोर से चीखते हैं कि तुम लोग को क्या हो गया है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि सियोंग को जॉब से फायर कर दिया गया होता है और सैलरी के बदले उसे कुछ चीजें दी गई होती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। फिर अचानक से उसे याद आता है कि मेरा बैकपैक कहाँ है। वो जैसे पूछती है लेकिन उसे भी कुछ पता नहीं होता, तो वो कहती है कि अरे वो तो कन्वीनियंस स्टोर पर ही रह गया है। जय कहता है कि तुम एक काम करो, घर पर चली जाओ और मैं तुम्हारा बैग लेकर वापस आ जाऊंगा। इस तरह से सियोंग को भी फील होता है कि जैसा भी हो जय एक बहुत ही अच्छा लड़का है। वो बाहर से शो ऑफ नहीं करता, लेकिन फिर भी वो सबकी केयर करता है। एमजे जब अपनी एकेडमी पहुंचता है तो वो अपने डायरेक्टर को बताता है कि मुझे कोई मिला था जो वही बात बहुत अच्छे से जानता है कि जो सॉन्ग अभी मैंने गाया है वो मैंने नहीं लिखा। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इससे पूछने लगते हैं कि ये बात कौन जानता है। एमजे बताता है कि मैंने कभी भी उस लड़के को नहीं देखा, वो मुझे कन्वीनियंस स्टोर में मिला था। वो बहुत ज्यादा चीखने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये बात क्या कर रहे हो, मुझे उसका चेहरा बताओ। ये थोड़ी देर चुप हो जाता है, लेकिन फिर कहता है कि आज जिस लड़के से मैं मिला था उसकी शक्ल जय से मिलती है। वो जैसे ही जय का नाम सुनते हैं और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और वो इसलिए क्योंकि अभी वो खुद भी जय को देख चुके हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सियोंग घर पे पहुंचती है तो जीहू का फ्रेंड बाहर निकल कर आता है। इससे पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ जीहू नहीं आया। तो सियोंग कहती है कि जीहू मेरे साथ क्यों आएगा, मैंने तो उसे नीचे नहीं देखा। ये बताता है कि वो तो कब से नीचे तुम्हारा वेट कर रहा है। इसके साथ ही हमें जीहू का दिखाया जाता है कि वो रोड पर इधर उधर भाग रहा होता है और लगातार सियोंग को ढूंढ रहा होता है। वो सियोंग के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और ये कहता है कि सियोंग को तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा, वो बेचारी क्या कर रही होगी। अचानक से बराबर में से एक लड़का लड़की गुजरते हैं जो किसी एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि उस लड़की का कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ है, जरूरन इसे बहुत बुरी चोट आई होगी। ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि शायद सियोंग का ही एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन अचानक से इसके पास कॉल आती है और सियोंग इसे बताती है कि मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ, क्या तुम इतनी देर से मुझे ढूंढ रहे हो। तो ये बात को पलट देता है और कहता है कि मैं इतना फारिग नहीं हूँ कि तुम्हें ढूंढता रहूं, एक्चुअली मैं कुछ काम कर रहा था जिसकी वजह से मैं बिजी था। लेकिन ये बात हम जानते हैं कि जीहू कोई काम नहीं कर रहा था बल्कि वो सियोंग को ढूंढ रहा था। गाइस, आप लोग को क्या लगता है, क्या जीहू सियोंग को पसंद करता है या फिर ये सब कुछ सिर्फ दोस्ती है। खैर, इसके बाद हमें बूही का दिखाया जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रंक होती है तो डैड उसे बिकी बैग लेकर घर जा रहे होते हैं। उन्होंने खुद भी काफी ज्यादा ड्रंक किया होता है तो इसकी वजह से उन्हें वॉशरूम आने लगता है। वो बूही को एक साइड पर बिठाते हैं और वॉशरूम चले जाते हैं। बूही यहाँ पर बैठी होती है और वो बिल्कुल भी होश में नहीं होती। इतने में पीछे से जय गुजरता है और वो इन्हें देखकर शॉक्ड हो जाता है। सोचता है कि ये यहाँ पे क्या कर रही हैं और ये तो बिल्कुल भी अपने होश में नहीं है, कहीं इन्हें कोई नुकसान ना हो जाए। वहीं डैड का दिखाया जाता है कि जब कुछ देर बाद वो वॉशरूम से निकलते हैं तो देखते हैं कि बूही यहाँ पर नहीं है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बूही को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। अचानक से उनकी नजर सामने पड़ती है और वो देखते हैं कि एक लड़का उन्हें बिकी बैग लिया हुआ है और यहाँ से जा रहा है। ये देखकर इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो भागते हुए उसके पीछे जाते हैं। गाइस, ये लड़का कोई और नहीं बल्कि जय ही होता है। डैड पीछे से भागते हुए आते हैं और इसे पकड़ लेते हैं।
लेकिन वो जैसे ही जय को देखते हैं वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक तो इनको लगता था कि जय मर चुका है और दादा जो भी कुछ बात कर रहे हैं वो सब कुछ एक मजाक है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि जब डैड जय को देखते हैं तो वो उसे बिल्कुल भी नहीं पहचानते और वो इसको पकड़ कर कहते हैं कि तुम कौन हो। जय उन्हें बताने लगता है कि मैं वही हूँ जिसे आप बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन वो इसकी बात का यकीन नहीं करते। वैसे भी इनकी जगह कोई और भी होता तो उसको इस बात पर यकीन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती, क्योंकि कोई 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 20 साल गुजर चुके हैं और जय अब भी बिल्कुल वैसा ही दिखता है। डैड बार बार इसे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कि अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम किसने रखा था, अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारा रियल नेम क्या है, लेकिन जय हर बात का सही जवाब दे रहा होता है। अब इस तरह से डैड को यकीन आ जाता है कि यही रियल जय है। फिर वो अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं कि जब जय गायब हो गया था तो बूही बहुत ज़्यादा सैड थी, क्योंकि वो जय से बहुत ज़्यादा लव करती थी। वो ये शहर छोड़कर जा रही होती है तो डैड उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि जो जय का बेबी है उसे मेरे हवाले कर दो, मैं उसका फादर बनकर उसे पाल लूँगा और इस तरह से तुम अपनी वर्किंग जारी रखना। फर्स्ट सेकंड एपिसोड में तो हमें बस यही पता चला था कि बूही जय की स्कैंडल गर्लफ्रेंड है, लेकिन अभी एक नई बात खुली है कि उसके साथ बूही का एक बेबी भी था। डैड बेबी की और बूही की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं और उसके बाद से बूही इन्हीं के साथ रहने लगती है। ये सारी बातें सोचते हुए डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जय के मुंह पे बहुत ही जोर से घूंसा मारते हैं। इसे कहते हैं कि तुम वापस क्यों आए हो, अच्छा मुझे बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ रह रहे हो। जय जैसे इनको बताता है कि मैं आपकी छत पर ही रहता हूँ तो ये सुनकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम जीहू के साथ रहते हो। वो फिर से जय को मारते हैं और बूही को लेकर घर वापस आ जाते हैं। जय कहता है कि मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ, हम दोनों 20 साल बाद मिले हैं, लेकिन फिर भी आपने जरा भी मुझसे अच्छे से बात नहीं की बल्कि मुझे बहुत ज्यादा मारा। तो इस पर डैड जवाब देते हैं कि तुम यही डिजर्व करते हो, अब अपना मुंह लो और यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम हमारी ऊपर वाली बिल्डिंग में रहो। खैर अब नेक्स्ट सुबह का दिखाया जाता है कि ये लोग सब ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर बैठे होते हैं और बूही इन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है। इतने में सबके लिए बॉल्स लाकर रखती है जिसके अंदर फिश हेड सूप होता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा होता है। सब लोग इसे खाने से मना कर देते हैं, लेकिन डैड बहुत मज़े से उसे खाते हैं। हालांकि उनके फेस एक्सप्रेशंस को देखकर पता चल रहा होता है कि ये सूप उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, लेकिन बूही का दिल रखने के लिए वो उसे खाते जाते हैं। बूही इन्हीं को देख रही होती है और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। देन ब्रेकफास्ट के बाद डैड अपना काम करने लग जाते हैं तो बूही उनके लिए कॉफ़ी लेकर आती है। उनसे कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम कुकिंग की। डैड कहते हैं कि नहीं तुमने बहुत ही अच्छा बनाया था। फिर अचानक से ही बताती है कि कल रात मैंने एक ड्रीम देखा, हालांकि वो मुझे ड्रीम नहीं लग रहा था। जय मेरे साथ था और वो फ्यूचर में 20 ईयर्स बाद आया है। वो बिल्कुल पहले जैसा ही दिखता है और वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। डैड जैसे इनकी बात सुनते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर बात को पलटने के लिए हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुमने कितना अजीब सा ख्वाब देखा है, तुम खुद भी ये जानती हो कि रियलिटी में बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जय बेड पर बैठकर नूडल्स खा रहा होता है, वहीं पर ये तीनों तैयारी कर रहे होते हैं। ये पूछता है कि तुम तीनों आज भी जा रहे हो, क्या तुम्हें कोई डे ऑफ नहीं मिलता। तो इस पर सियोंग कहती है कि हम तुम्हारी तरह जॉबलेस बम नहीं हैं, हम सभी अपनी अपनी जॉब्स करते हैं और इसमें हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये कहते हुए ये तीनों यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जीहू इन दोनों से बात नहीं कर रहा होता। सियोंग इसे पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, लेकिन ये इसकी बात का जवाब नहीं देता और जल्दी से अपनी अकेडमी के लिए निकल जाता है। फिर ये कहती है कि इसको क्या हो गया है, क्या ये मेरी वजह से फेल हुआ है। तो जीहू का दोस्त कहता है एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसकी बात का बुरा नहीं मानना। इसके साथ ही जय का दिखाया जाता है कि वो अपने पैसे देख रहा होता है और साथ ही अपने लिए कुछ प्लान्स की लिस्ट बनाता है कि अपने लिए कुछ नए कपड़े खरीदेगा और साथ ही अपने लिए नया घर खरीदने की भी सोचता है, लेकिन फिर इस बात को रहने देता है और कहता है कि अगर मैं यहीं पर रहूँगा तो ये मेरे लिए बेहतर है। इतने में यहाँ पे डैड आ जाते हैं और इसे कहते हैं कि बहुत हो गया, अब तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, अब हमें फिर से ट्राई करना होगा और जहाँ से तुम आए थे वहीं पर तुम्हें वापस भेजना होगा। ये बात सुनकर जय बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि डैड जय को बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहना देते हैं जैसे कपड़े ये यहाँ पर पहन कर आया था। स्केट बोर्ड पे यहाँ पे इसे बिठाते हैं और इसे कहते हैं कि मैं तुम्हें पीछे से धक्का दूंगा, तुम स्टेयर्स से नीचे जाओगे और फिर इस तरह से तुम अपने पास्ट में वापस पहुँच जाओगे। जय ने मना कर रहा होता है कि देखें ऐसा नहीं हो सकता, अगर मुझे चोट लग गई तो फिर क्या होगा। वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और इन्हें बार बार मना करता है, लेकिन डैड ज़बरदस्ती से पीछे से धक्का दे देते हैं और ये स्टेयर से स्लाइड खाते हुए नीचे चला जाता है। ये भागते हुए जब नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि जय तो यहीं पड़ा हुआ है और वो यहाँ से नहीं गया। ये बार बार यही चीज़ अप्लाई करते हैं और जय को बार बार पीछे से सीढ़ियों से धक्का देते हैं।
वो नीचे तो उतर कर जाता है, लेकिन वो कभी भी गायब नहीं होता। कभी वो उल्टा सीधे पड़े होता है तो कभी वो गाड़ी के नीचे आ जाता है, और ऐसा बार बार करने की वजह से उसे काफ़ी बार लगती भी है। ये मना करने लगता है कि अब मैं नहीं करूँगा, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन डैड कहते हैं कि नहीं, हमें ट्राई करना चाहिए, हो सकता है कि तुम इस बार वापस चले जाओ। वो वापस से इसे ऊपर लेकर आते हैं और वापस से इसे धक्का देते हैं। ऐसा करते करते रात हो जाती है, लेकिन ये लोग एक बार भी सक्सेसफुल नहीं होते। फिर डैड कहते हैं चलो ठीक है, मैं कुछ टाइम के लिए तुम्हें अपने साथ रहने की इजाज़त दे देता हूँ, लेकिन ख्याल रहे तुम बूही के आगे मत आना। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि सियोंग अपनी जॉब से वापस आ रही होती है कि सामने से एक लड़का खड़े नजर आता है। ये समझती है कि ये जीहू है। ये फौरन से जाकर उस पर हमला करती है और कहती है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें अपसेट कर दिया है। वो इससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो ये वापस से उसे पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। इतने में पीछे से आवाज़ आती है सियोंग। ये जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, यहाँ पर जीहू खड़ा होता है। ये एकदम शॉक्ड हो जाती है कि जीहू अगर मेरे पीछे खड़ा है तो जिसे मैंने दबाया हुआ है वो कौन है। एंड गाइज, ये कोई और नहीं बल्कि एमजे ही होता है। सियोंग जैसे ही उसे देखती है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर फौरन से जीहू का हाथ पकड़ती है और भागते हुए यहाँ से चली जाती है। वहीं एमजे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि अभी ये सब कुछ क्या हुआ है। वो जैसे ही नीचे देखता है, यहाँ पर सियोंग की डायरी पड़ी होती है। वो उसे उठा लेता है और उसे देखने लगता है। इतने में यहाँ पर इसका मैनेजर आ जाता है और ये कार में बैठकर यहाँ से चला जाता है। ये कार में बैठकर सियोंग की डायरी पढ़ रहा होता है और उस पर उसका नाम भी लिखा होता है। ये सियोंग का नाम देखता है और कहता है कि सियोंग नेम के मीनिंग फर्स्ट प्लेस है, यानी इसके यंगर सिबलिंग्स के नेम के मीनिंग सेकंड प्लेस होंगे। ये बात कहकर ये हंसने लग जाता है और हंसते हुए ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। गाइस, आप लोगों को छायनवू की स्माइल कैसी लग रही है? इसकी स्माइल को देखते हुए कमेंट सेक्शन में एक वर्ड लिखो। अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि जय अपने बेड पर बैठा होता है और वो एमजे के बारे में सर्च कर रहा होता है। कहता है कि ये दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन ये एक नंबर का चोर है, इसने मेरा सॉन्ग चुराया है। अब मैं जाऊंगा और इसे मज़ा चखाऊंगा। इतने में यहाँ पे सियोंग आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हें याद है ना कि कल हमने बैंक जाना है, मेरे इतने इतने पैसे बन गए हैं और तुम वो मुझे लौटा देना। इसके जाने के बाद जय इसकी एक्टिंग करने लग जाता है और इसमें वो काफ़ी ज़्यादा फ़नी लग रहा होता है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कि ये दोनों बैंक आ जाते हैं और वहाँ पर कैशियर को ये नोट्स दिखाते हैं। वो कहता है कि मैं आपके नोट्स को एक्सचेंज नहीं कर सकता क्योंकि जिस बैंक के ये नोट हैं वो बैंकक्रप्ट हो चुका है। जय सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये बैंक बैंकक्रप्ट कैसे हो सकता है, इसकी तो बहुत ही ज़्यादा ब्रांचेस थी। कैशियर कहता है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब IMF का दौर चला था तो उसमें ये बैंकक्रप्ट हो गया था और इसकी वजह से मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। ये पूछता है कि IMF क्या है। सियोंग बड़ी हैरत से इसकी तरफ देखने लग जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि IMF का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम्हारी लाइफ F है। इसे समझ आ जाता है कि सियोंग इसे फक कह रही है, तो ये सियोंग की तरफ बड़ी गुस्से से देखने लग जाता है। फिर ये दोनों बैंक से बाहर आ जाते हैं और सियोंग कहती है कि अब मुझे बताओ कि तुम मेरे पैसे मुझे वापस कैसे करोगे। जय कहता है कि मैं किसी न किसी तरीके से तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। तो ये उसकी वीडियो बनाती है और इससे प्रॉमिस लेती है कि अगर कुछ महीनों में तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो पूरी जिंदगी तुम मेरे नौकर बन के रहोगे। इसके साथ ही हमें जीहू का दिखाया जाता है कि अपने फ्रेंड के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है और ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से यहाँ पे रीसा आ जाती है और इनके साथ बैठकर लंच करने लगती है। जीहू और इसका फ्रेंड दोनों ही इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी रीसा के साथ बैठकर लंच नहीं किया और वो अचानक से इनके पास क्यों आई है। इसका फ्रेंड इसे इशारे कर रहा होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि रीसा हमेशा अपने एटीट्यूड में रहती है और वो किसी से भी बात नहीं करती। जीहू इससे दूर हो रहा होता है तो ये कहती है कि तुम आराम से खाना खा लो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगी। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि डैड नीचे काम कर रहे होते हैं कि अचानक से ऊपर से पेपर्स आकर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखते हैं कि इस पेपर में क्या लिखा हुआ है, तो ये जैसे ही ऊपर नज़र डालते हैं यहाँ पर जय खड़ा होता है और कहता है कि मुझे ब्रेड चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। ये उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होते हैं, लेकिन फिर उसके लिए ब्रेड लेकर उसके रूम में चले जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से गेट खुलने की आवाज़ आती है। ये फ़ौरन से जाते हैं और अलमारी में छुप जाते हैं। यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि जीहू ही आया होता है। वो बहुत ज़्यादा थका होता है तो ये बेड पर जाकर सो जाता है, लेकिन जब तक वो नहीं सोता ये दोनों अलमारी में ही रहते हैं और उसके सो जाने का वेट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर जाता है और जय को बहुत ही ज़ोर से वॉशरूम आ रहा होता है और कहता है कि अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो मेरा वॉशरूम निकल जाएगा। डैड कहते हैं कि खबरदार, अगर तुमने ये हरकत की तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मारूंगा। अब चुपचाप बैठ जाओ और बैठकर कंट्रोल करो।
कम से कम 1 घंटे बाद जीहू सो जाता है, तो ये जल्दी से निकलता है और वॉशरूम चला जाता है। इस नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि सियोंग अपनी एकेडमी से अपनी जॉब पर आती है। यहाँ वो देखती है कि उसकी ओनर सारा सामान पैक कर रही हैं। ये पूछती है कि क्या हुआ है, क्या हम अपनी शॉप को कहीं शिफ्ट कर रहे हैं। तो वो बताती है कि हमारा बिजनेस ठप हो गया है और मैं इस शॉप को बंद करके अपने गाँव वापस जा रही हूँ। अब जो भी तुम्हारा काम बनता है या जो भी तुम्हारे पैसे बनते हैं इस सामान में से ले लो। अब कुछ देर बाद कर दिखाया जाता है कि सियोंग अपने घर पे वापस आती है और इसके हाथ में बहुत सारे शॉपर्स होते हैं। इतने में यहाँ पर जून और उसका फ्रेंड आ जाता है और वो इससे पूछते हैं कि तुम इतनी सारी बियर लेकर घर पे क्यों आई हो। तो सियोंग उनको बताती है कि इस बार भी मुझे जॉब से फायर कर दिया गया है और इस बार भी मुझे बस चीजें ही मिली हैं, ना कि मेरी सैलरी। इतने में यहाँ पर जय भी आ जाता है और फिर ये सब लोग मिलकर पार्टी करने लगते हैं। जय सियोंग के बराबर में बैठ जाता है और ये लोग बातें करने लगते हैं। इतने में पीछे से जून आता है और इन दोनों को साथ बैठा देखकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर वो फौरन से आता है और इन दोनों के बीच में बैठ जाता है और क्योंकि फिर जय के लिए जगह नहीं बचती तो वो उठकर सामने वाली साइड पर चला जाता है। बातें करते करते ये लोग सभी बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। फिर जून का फ्रेंड कहता है कि चलो हम लोग एक गेम खेलते हैं। तुम लोगों को 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा और उसमें तुम लोगों को ड्रामा के नेम्स बताने होंगे। टाइम स्टार्ट होता है और सबसे पहले सियोंग नेम बताती है और बहुत ही फेमस ड्रामा डिसेंडेंट्स ऑफ द सन का नाम लेती है। इसके बाद जून की बारी आती है और वो पिनोकियो कहता है। अब बारी जैक की आती है और जो भी वो ड्रामा के नेम बता रहा होता है उस बारे में लोगों को कुछ भी पता नहीं होता। वो अपने टाइम के फेमस ड्रामास के नेम ले रहा होता है, लेकिन इन सबको उन ड्रामा के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। ये कहते हैं कि हम तो नहीं जानते। इस तरह से ये गेम हार जाता है और ये लोग सब मिलकर जबरदस्ती इसे ड्रिंक पिलाते हैं। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि सियोंग काफी ज्यादा ड्रंक हो जाती है और वो पियानो बजा रही होती है। जून उसका फ्रेंड कहता है कि अब वापस से वही वाला सीन होगा। तो जय पूछता है कि मतलब क्या चीज, ये कैसी हो जाती है ड्रिंक होने के बाद। तो ये लोग इन्हें बताते हैं कि जब भी सियोंग ड्रंक हो जाती है तो वो 3 से 4 फेसेस में नजर आती है। सबसे पहला फेस एक्टिंग क्यूट का होता है। वो बहुत ही ज्यादा क्यूट एक्टिंग करती है जिसे देखकर मुझे उस पर बहुत ज्यादा प्यार आता है। ये यहाँ पर बहुत ही क्यूट हरकतें कर रही होती है जिसे देखकर जय कहता है कि ये हरकतें मुझे कहीं से भी क्यूट नहीं लग रही, बल्कि देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पागल हो गई है। लेकिन जून इसके बराबर में बैठा होता है और इसे देखकर बहुत ही क्यूट स्माइल कर रहा होता है। अब नेक्स्ट फेस आता है जिसमें सियोंग को बिला वजह गुस्सा आता है। ये हर चीज को देखकर गुस्सा कर रही होती है, हालांकि जून के फ्रेंड को भी बहुत जोर जोर से मारती है। थर्ड फेज में ये दूसरी लैंग्वेज बोलने लग जाती है जो कि किसी को भी समझ नहीं आती और ये बिल्कुल किसी ड्रामा के सीन की तरह एक्ट कर रही होती है। और लास्ट फेज में ये पूरी बेंच पर फैल के सो जाती है और किसी को भी जगह नहीं देती। जय कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये बेंच इसकी अपनी है। जून इसके ऊपर अपना पर डाल देता है और फिर ये लोग सब बैठ कर बातें करने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सियोंग यहाँ पर आराम से सो रही होती है और सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर कोई सियोंग को गोद में उठाकर इसे इसके रूम में लेकर जाता है, इसे इसके बेड पर लिटा देता है और साथ ही इसका ग्लासेस भी उतारता है और लास्ट में इसके गाल पे किस करके यहाँ से चला जाता है। सियोंग देखने की कोशिश करती है लेकिन इसे क्लियर नजर नहीं आता क्योंकि वो काफी ज्यादा ड्रंक होती है। अब नेक्स्ट दिन सुबह का दिखाया जाता है कि जून पूरे घर में कुछ ढूंढ रहा होता है। इसका फ्रेंड इससे पूछता है कि तुम्हारा ऐसा क्या खो गया है। तो ये बताता है कि मेरी वॉच नहीं मिल रही, एक्चुअली वो टूट गई थी तो मैंने सोचा कि उसे ठीक करा दूं, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ चली गई है। इसके साथ ही एमजे का दिखाया जाता है कि वो अपनी वैन पे बैठकर एकेडमी जा रहा होता है। अचानक से उसकी नजर पड़ती है और वो देखता है कि सामने से सियोंग जा रही है। ये रोड क्रॉस करने के लिए खड़ी होती है तो ये अपनी वैन का गेट खोलता है और इस आवाज देता है कि क्या तुम्हारा नाम सियोंग है, इसका मतलब फर्स्ट प्लेस। सियोंग कहती है कि हाँ मेरा नाम यही है, लेकिन क्या हुआ। तो वो कहता है कि जरूर तुम्हारे छोटे बहन भाई का नाम सेकंड प्लेस होगा। और ये कहने के बाद जोर जोर से हंसने लगता है। ये जोक सियोंग को बहुत ज्यादा लेम लगता है और इसे बिल्कुल भी हंसी नहीं आती। वो पूछती है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। फिर इसे कैच कर इसकी डायरी देता है और कहता है कि पहले तो मैंने सोचा था कि इसे भेज दूंगा, लेकिन अब मुझे तुम नजर आ गई हो तो ये मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ। वैन का गेट बंद होने से पहले इसे आंख मारता है और इस तरह से काफी ज्यादा हैंडसम भी लग रहा होता है। सियोंग इसे देखती है लेकिन कुछ भी नहीं कहती। वो अपनी डायरी में ही लग जाती है और उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है, हालांकि उसे इस बात की भी परवाह नहीं होती कि मेरी डायरी किसी और के पास कैसे गई। इसके साथ ही हमें डैड का दिखाया जाता है कि वो अपनी ट्रिप पर जा रहे होते हैं। पीछे से बूही आती है और कहती है कि क्या तुमने पीनट्स देखे हैं, मैंने बहुत सारे लाके रखे थे लेकिन अब मुझे नहीं मिल रहे। तो ये कहते हैं कि हो सकता है कि जीहू ने खा लिए हों। तो बूही कहती है कि वो नहीं खा सकता क्योंकि उसे पीनट से एलर्जी है। ये सुनकर ये एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और फिर जय के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने पूछा था ना कि तुम्हें किस चीज से एलर्जी है, अब मुझे पता चल गया है, तुम्हें पीनट से एलर्जी है। जैन की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि मुझे पीनट से एलर्जी है। इसके साथ ही सियोंग का दिखाया जाता है कि अपनी एकेडमी से बाहर निकलती है तो देखती है कि सामने जीहू खड़ा है। ये उसके पास जाती है और पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो जीहू कहता है कि एक्चुअली डैड की बर्थडे है तो मुझे उनके लिए गिफ्ट लेने के लिए जाना है, क्या तुम प्लीज मेरी हेल्प करोगी।
ये उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है और लगातार उसके लिप्स की तरफ ही देख रही होती है। इसे याद आता है कि रात में जिसने मुझे किस की थी शायद वो जीहू था, लेकिन फिर इस बात को इग्नोर करते हुए ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ पर डैड को काम के लिए आना होता है वो वहाँ पर अपने साथ जय को भी लेकर आते हैं। इसे कहते हैं कि मेरा काम 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, तो तुम 1 घंटे बाद पार्किंग लॉट में आ जाना। जय कहता है कि लेकिन मुझे टाइम का कैसे पता चलेगा? तो वो कहते हैं कि तुमने जो हाथ में घड़ी पहनी है इसे देखकर तुम्हें टाइम का पता चल जाएगा। जय कहता है लेकिन ये टूटी हुई है। डैड कहते हैं कि ये मेरा मसला नहीं है, अगर तुम टाइम पर नहीं आए तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं और जय ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि ये जगह दिखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। और साथ ही हमें पता चलता है कि सियोंग और जीहू शॉपिंग करने के लिए यहीं पर आए हुए हैं। जय इधर उधर घूम रहा होता है कि अचानक से उसे नजर आता है कि सामने एक बैनर लगा हुआ है जिस पर लिखा है कि अगर आप इस कॉन्टेस्ट में जीत गए तो आपको एक लेटेस्ट सेल फोन मिलेगा। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए अंदर चला जाता है। सियोंग और जीहू भी यहाँ से गुजर रहे होते हैं और जैसे ही सियोंग को सेल फोन के बारे में पता चलता है वो खुद भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फौरन से जीहू का हाथ खड़ा करती है और कहती है कि हमारी तरफ से ये कॉन्टेस्ट में पार्ट लेगा। अब ये लोग फॉर्म फिल करने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि जय ऑलरेडी यहाँ पर खड़ा हुआ है। ये सब लोग एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जय कहता है कि मेरे पास कुछ पैसे थे जिनके मैंने कपड़े खरीद लिए और अब मुझे एक नया सेलफोन चाहिए, इसलिए मैं इस कॉन्टेस्ट में पार्ट ले रहा हूँ। इसकी बात सुनकर सियोंग कहती है कि जब तुम्हारे पास पैसे थे तो तुम मेरे पैसे वापस क्यों नहीं कर देते? तो इस पर जय कहता है कि हाँ तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन एक बात का ख्याल रखा करो, ज्यादा ड्रंक मत किया करो क्योंकि ड्रिंक करने के बाद तुम पागल हो जाती हो। सियोंग कहती है कि ऐसा भी मैंने किसी का नुकसान नहीं किया और वैसे भी सबकी ड्रिंकिंग हैबिट्स होती हैं, क्या तुम्हारी कोई हैबिट नहीं है? जय सोचता है और फिर कहता है कि वैसे तो मेरी कोई बुरी आदतें नहीं है, लेकिन सब लोग कहते हैं कि जब भी मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक होता हूँ मैं किसी को भी पकड़कर किस कर देता हूँ। इसकी बात सुनकर सियोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे याद आता है कि जो शख्स मुझे रात में रूम में लेकर आया था वो जीहू नहीं बल्कि जय था और उसी ने मुझे किस किया था। ये सब कुछ सोचकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपना बैग उतार कर इसे मारने लगती है। जय पूछता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, सबके सामने मुझे इस तरह से क्यों मार रही हो? तो सियोंग कहती है कि तुम यही डिजर्व करते हो, बल्कि गलती तो मेरी है, मैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत हूँ कि कोई भी रेजिस्ट नहीं कर पाता। खैर अब कंपटीशन स्टार्ट होता है और एक एक करके सारे पार्टिसिपेंट्स आते हैं। नेक्स्ट बारी जीहू की होती है और ये यहाँ पर आकर डांस करता है। सब लोग इसे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं और सियोंग को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो कहती है कि तुम तो एक बहुत ही अच्छे डांसर हो। खैर अब लास्ट बारी जय की होती है और सियोंग इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस हो रही होती है। वो कहती है कि पता नहीं ये कैसा डांस करेगा, मुझे तो अभी से शर्म आ रही है। होस्ट इसका नाम पूछते हैं तो ये अपना नाम सियोंग बताता है, जिसे सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। खैर फिर ये डांस करना स्टार्ट करता है। पहले तो सभी लोग इसे देख रहे होते हैं, लेकिन हल्के हल्के करके सबको इसका डांस अच्छा लगने लगता है। ये ऐसा सॉन्ग गाता है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता, लेकिन वो सॉन्ग इतना ज़्यादा अच्छा होता है जिसे सुनकर सब लोग उछल रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं। सियोंग भी इसे देख रही होती है और उसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जीहू इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि ये सॉन्ग उसके सॉन्ग से भी ज़्यादा अच्छा होता है। और इस तरह से जय फर्स्ट प्लेस पर आता है। इसे इसका सेल फोन मिल जाता है जिसे देखकर ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फौरन से सियोंग के बराबर में जाकर बैठता है और कहता है कि इसका डिस्प्ले देखो कितना अच्छा है, चलो हम लोग सेल्फी लेते हैं। जीहू इन दोनों को देख रहा होता है और इन्हें इतना क्लोज बैठा देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील होती है। फिर सियोंग कहती है कि जीहू तुम भी आ जाओ, हम लोग मिलकर सेल्फी लेते हैं। जीहू यहाँ पर आता है और देखता है कि जय के हाथ में उसकी वॉच है। इसे देखकर उसे गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरी किसी भी चीज़ को टच नहीं करना। जय कहता है कि ये वॉच तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है। फिर ये वॉच उतार कर देखता है तो ये वॉच वाकई में जय की होती है। जीहू कहता है बिल्कुल ऐसी ही वॉच मेरे फादर ने मुझे भी दी थी। ये सुनकर जय बहुत ज़्यादा हैरान होता है। इतने में यहाँ पे डैड आ जाते हैं और वो इन तीनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और वो बहुत गुस्से से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इन्हें देखकर जय भी बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसे लगता है कि शायद ये मेरी बात कर रहे हैं। वहीं जीहू भी बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसे लगता है कि शायद डैड को पता चल गया है कि मैं डांसिंग प्रोग्राम कर रहा हूँ। इसके साथ ही हमें रात का सीन दिखाया जाता है कि जब ये लोग सब साथ बैठे होते हैं तो जय कहता है कि मेरा रैमियन खाने का दिल चाह रहा है। जीहू कहता है कि चलो ठीक है मैं लेकर आता हूँ, लेकिन क्योंकि उसकी शर्ट सियोंग ने उड़ी होती है तो जय अपनी शर्ट इसे पहना देता है और ये रैमियन लेने के लिए चला जाता है। और वहाँ से वापसी आने के बाद जीहू सियोंग को उसके रूम में लेकर जाता है। उसे इसके बेड पर लिटाकर इसे किस करता है। क्योंकि इसने जय की जैकेट पहनी होती है तो सियोंग को लगता है कि शायद वो जय था, बल्कि वो जय नहीं बल्कि जीहू ही होता है। और इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि जीहू सियोंग को काफी ज्यादा पसंद करता है। गाइस नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि जून और जय आपस में बहस कर रहे होते हैं कि ये वॉच मेरी है।
जून कहता है कि देख लो, ये वॉच बंद पड़ी हुई है और मैंने डिसाइड किया था कि मैं इसे ठीक कराने के लिए लेकर जाऊंगा। लेकिन जय इसे बताता है कि नहीं, ये घड़ी मेरी है और मैंने इसे कब से पहना हुआ है। जय कहता है कि एक्चुअली मेरे फादर ने मुझे सेम टू सेम ऐसी ही घड़ी गिफ्ट की थी, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि शायद ये घड़ी मेरी है। साथ ही डैड का दिखाया जाता है कि उनकी मीटिंग चल रही होती है और वो क्लाइंट के साथ बातें करते हुए यहाँ से गुजरते हैं। जैसे इनको देखते हैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं और बहुत ज़ोर से चीखते हैं, पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जून जैसे ही उनको देखता है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे लगता है कि शायद ये मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन वो जून से नहीं बल्कि जैसे बात कर रहे होते हैं। फौरन से इसका हाथ पकड़ते हैं और उसे यहाँ से ले जाते हैं और यही चीज़ देखकर ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सियोंग और जून एक जगह पर बैठे होते हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि मेरे बच्चों के आगे मत आना, तुम इनसे क्यों मिलने आए हो। तो जय उनको बताता है कि मैं इनसे मिलने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं काफ़ी टाइम से आपके बेटे के ही साथ रह रहा हूँ। फिर कहता है कि अच्छा मुझे ये बताएं कि ये वॉच वाला क्या सीन है। जून ने कहा कि ये घड़ी उसे उसके लेट फादर ने दी थी, तुम तो जिंदा हो तो फिर वो किस फादर की बात कर रहा है। डैड बात को पलटने लगते हैं और कहते हैं कि ये वाली बात को छोड़ दो, अभी जो हम बात कर रहे हैं उस पर फोकस करो। लेकिन जय बार बार पूछ रहा होता है तो उन्हें मजबूरन बताना पड़ता है। वो कहते हैं कि हाँ, ये बात सच है कि जीहू मेरा बेटा नहीं है बल्कि वो तुम्हारा बेटा है। जय जैसे ये बात सुनता है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आप ये किस तरह का मजाक कर रहे हैं। खैर, अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये सब लोग वापस घर जा रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। जीहू कहता है कि क्या आप मेरे फ्रेंड को पहले से जानते हैं। तो डैड कहते हैं नहीं, मैं इसे फर्स्ट टाइम ही मिला था। एक्चुअली मैंने इसे देखा और इसका डांस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने सोचा कि इसे इंडस्ट्री में लेकर आता हूँ, लेकिन ये इतना बदतमीज़ है और इतना रूडली बात करता है, तो इसकी वजह से मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है और अब मैं इसे इंडस्ट्री में नहीं लेकर आऊँगा। सियोंग कुछ कहने वाली होती है लेकिन ये बात को पलट देते हैं और जीहू से कहते हैं कि अच्छा वैसे मैंने तुम्हें भी देखा इस स्टेज पर डांस करते हुए, अगर तुम वापस अकेडमी जाने का सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। सियोंग कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली मैंने इसे कहा था कि जाओ जाकर डांस करो क्योंकि मुझे लेटेस्ट फ़ोन चाहिए था। जय को जब से ये बात पता चली है कि जीहू इसका बेटा है, वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होता है और बार बार पीछे मुड़कर इसी को देख रहा होता है। घर आने के बाद डैड उसी वॉच को देख रहे होते हैं जिसकी जीहू बात कर रहा था और वो पास्ट के बारे में सोचते हैं कि ये वॉच उन्हें जय ने ही दी थी, जो कि सेम टू सेम उसकी खुद की वॉच के जैसी थी। वहीं जय टेरेस पे खड़ा होता है और बस यही सोच रहा होता है कि जीहू मेरा बेटा कैसे हो सकता है और उसकी और मेरी आदतें तो बिल्कुल भी नहीं मिलती, ना ही वो मेरे जैसा लगता है। क्योंकि इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है और उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो वो फ़ौरन से जाता है और डैड का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर लेकर आता है। अभी ये दोनों बात करने ही लगते हैं कि इतने में यहाँ पर सियोंग और जीहू आने लगते हैं। तो ये जैसे ही उन्हें देखते हैं फ़ौरन से कार के पीछे छुप जाते हैं। सियोंग जीहू से कहती है कि अगर तुम्हारी नज़र में कोई जॉब हो तो मुझे बता देना, और साथ ही कहती है कि देखो मैं तुम्हारे रूम में रहती हूँ, ये एक सीक्रेट है और इस बारे में कभी भी अपने डैड को पता चलने ना देना। बेशक ये उनकी बिल्डिंग है, लेकिन जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो वो मुझे यहाँ पे रहने नहीं देंगे। जीहू सियोंग को कंधे से पकड़ता है और कहता है कि अभी अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी हम लोग को घर में चलना चाहिए। वो उसे यहाँ से लेकर चला जाता है और डैड बाहर निकल कर आते हैं। इन्हें पीछे से देखकर कहते हैं कि अभी कुछ दिनों से ये दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो गए हैं। जय कहता है कि अभी ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे बताओ कि तुमने कहा था कि जीहू मेरा बेटा है, क्या तुम वाकई सच कह रहे थे? और मुझे एक बात बताओ कि उसकी मॉम कौन है? डैड कहते हैं कि क्या तुम्हें वाकई नहीं पता कि उसकी मॉम कौन है? तो ये सुन के एकदम शॉक्ड हो जाता है और साथ ही अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है कि अभी कुछ दिन पहले जब ये अपनी कब्र पर गया था तो इसने देखा था कि वहाँ पर इसकी एक पिक्चर रखी थी जिसके पीछे बूही ने लिखा था कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये सब कुछ सोच के वो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि क्या वाकई बूही? लेकिन मुझे जहाँ तक याद है मेरा उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं था। डैड कहते हैं कि तुम ये बात कैसे भूल सकते हो? मुझे जहाँ तक पता है तुमने बूही को तकरीबन 1 साल सीक्रेटली डेट किया, लेकिन फिर अचानक से तुम गायब हो गए। मैंने पूरे कोरिया में तुम्हें ढूंढा लेकिन तुम मुझे कहीं पर भी नहीं मिले। जैन की बातें सुन रहा होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। हालांकि उसे तो ये भी याद नहीं होता कि उसने कभी बूही को डेट किया था। फिर डैड अचानक से कहते हैं कि अच्छा एक बात सुन लो, तुम्हारा बूही या फिर जीहू इन दोनों के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। मैं इतने टाइम से उनका ख्याल रखते हुए आ रहा हूँ और आगे भी मैं ही उनका ख्याल रखूँगा। हम तुम्हारे बगैर बहुत ज़्यादा खुश हैं, इसलिए अब हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना।
बेहतर होगा कि तुम चुपचाप यहाँ पर रहो और फिर फौरन यहाँ से चले जाओ। ये कहकर डैड अंदर चले जाते हैं और जय अभी भी शॉक्ड होता है क्योंकि उसे कोई भी बात समझ नहीं आ रही होती। खैर अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सियांग वॉशरूम में बैठी होती है और वो जीहू और उसके फ्रेंड से वॉशरूम क्लीन करा रही होती है। कहती है कि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मैंने बस यही चीज नोट की है कि तुम लोगों का वॉशरूम हमेशा गंदा रहता है। ये लोग यहाँ पर क्लीनिंग कर रहे होते हैं कि इतने में पीछे से जय आता है और जीहू को देखकर कहता है कि ये मेरा बेटा कैसे हो सकता है, इसकी और मेरी जरा सी भी कोई भी आदत नहीं मिलती। मुझे देखो मैं एक सुपरस्टार हूँ और इसे देखो यहाँ पर बैठकर वॉशरूम क्लीन कर रहा है। ये पूरी रात बस यही सोचता रहता है और ये सब कुछ सोचने की वजह से उसे नींद भी नहीं आती। खैर अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि एकेडमी में मैनेजर बैठे होते हैं और वो अपना काम कर रहे होते हैं। अचानक से यहाँ पर इनकी वाइफ आती है और कहती हैं कि मुझे शॉपिंग पर जाना है तो आपको मेरे साथ चलना होगा। पहले तो ये मना करने लगते हैं लेकिन वो जिद करती हैं तो ये मान जाते हैं। ये यहाँ से जाते हैं और सामने इनकी नोटबुक रखी होती है। अचानक से उस पर कुछ लिखना स्टार्ट हो जाता है। हालांकि उस वक्त रूम में कोई भी नहीं होता। इसके साथ ही जय का दिखाया जाता है कि उसके पास एक नोटबुक है और वो उस पर लिख रहा होता है। इसके साथ ही हमें पता चलता है कि वो जो भी यहाँ पर नोटबुक पे लिख रहा होता है वो खुद ब खुद मैनेजर की नोटबुक पे आ रहा होता है। ये कहता है कि मेरी जिंदगी कितनी झंड हो गई है, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश था लेकिन अचानक से मैं फ्यूचर में आ गया, वो भी पूरे 20 साल बाद। अब अचानक से मुझे पता चलता है कि मेरा एक बेटा भी है, हालांकि मुझे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब तो मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आगे मेरी लाइफ में क्या होता है। वहीं जीहू का दिखाया जाता है कि एकेडमी में अपने फ्रेंड के साथ बैठा होता है और ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। जीहू का फ्रेंड कहता है कि चलो आज हम दोनों बाहर चलते हैं और साथ मिलकर शॉपिंग भी करेंगे। इतने में अचानक से यहाँ पर रीसा आ जाती है और वो कहती है कि मुझे आज के लिए जीहू उधार दे दो। इसका फ्रेंड कहता है कि जीहू कोई चीज़ नहीं है जो मैं तुम्हें उधार दे दूँ, और अगर ये होता भी तब भी मैं तुम्हें नहीं देता क्योंकि हम दोनों शॉपिंग पर जा रहे हैं। वो फौरन से इसका मोबाइल लेती है और ऑनलाइन शॉपिंग इसे लगाकर दे देती है। फिर कहती है कि तुम यहीं से शॉपिंग कर लेना। जीहू इन दोनों को देख रहा होता है कि पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। रीसा फौरन से इसका हाथ पकड़ती है और इसे घसीटते हुए यहाँ से ले जाती है। फिर इसे टेरेस पर लेकर आती है और इसके आगे एक बॉक्स रखती है। कहती है कि इसे टेस्ट कर बताओ कि ये कैसा है। जीहू कहता है कि तुम मुझसे क्यों कह रही हो, जो भी इसके अंदर है तुम खुद टेस्ट कर लो। तो इस पर रीसा कहती है कि एक्चुअली मुझे वेट लूज करना है और मेरे फैन ने मुझे ये दिया है, मुझे उसे मैसेज कर बताना है कि जो उसने चीज़ भेजी है वो कैसी है। तो ये मान जाता है और टेस्टिंग करने लगता है। टेस्ट करते हुए कहता है कि मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा हैरत होती है, अभी तो तुम सिर्फ एक टीम में हो और तुम्हारे इतने सारे फैंस बन गए। तुम हमेशा बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहती हो और तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है, हालांकि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ। रीसा कहती है कि क्या तुमने स्नो वाइट मूवी देखी है, उसमें लड़की को लगता है कि शायद पूरी दुनिया उसकी खुद की है, लेकिन तब भी वो शीशे की मोहताज होती है। बार बार उसे पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी लाइफ भी बिल्कुल इसी तरह है। पूरी दुनिया को लगता है कि मैं इस पे राज करती हूँ, लेकिन मैं खुद से पूछती रहती हूँ कि क्या मैं ठीक कर रही हूँ या फिर नहीं। इसकी इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात है जीहू की बिल्कुल भी समझ नहीं आती। वो वापस से टेस्टिंग करने लगता है और रीसा उसे देख रही होती है। खैर अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि सियोंग अपनी पार्ट टाइम जॉब पर आई होती है और यहाँ पर इसने कॉस्ट्यूम पहना होता है। कैफे के ओनर कहते हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी है, तुम ये कॉस्ट्यूम पहन के क्या पैम्फलेट बांट लोगी। इस पर सियोंग कहती है कि जी मुझे पेमेंट मिल रही है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। खैर अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है तो सियोंग की हालत ख़राब हो रही होती है, लेकिन फिर भी वो अपना कॉस्ट्यूम नहीं उतारती। वहीं डैड का दिखाया जाता है कि दादा उनसे बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अब मुझे ऐसा लगता है कि तुमने बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर लिया है, तुम बूही को पसंद करते हो और अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो अब तुम्हें कह देनी चाहिए। अगर तुम अभी भी चुप रहोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम पछताओगे। डैड कहते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं और मुझे बूही से क्या कहना होगा। तो इस पर दादा कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं नहीं जानता कि तुम बूही को कितना ज़्यादा पसंद करते हो। पूरे 20 साल गुजर चुके हैं और तुमने अब तक उसका ख्याल रखा, उसे इस बात की भनक भी नहीं पड़ने दी कि तुम उसे कितना ज़्यादा लाइक करते हो। ये दोनों यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं और वापस हमें सियोंग का दिखाया जाता है। वो रेस्ट कर रही होती है कि अचानक से उसके मोबाइल पे मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि उसका जो लेक्चर 4 घंटे बाद होने वाला था अब वो 1 घंटे बाद होगा। ये मैसेज देखकर वो परेशान हो जाती है और फिर सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूँगी। अचानक से इसके पास एक कॉल आती है तो ये कॉल रिसीव कर पूछती है कि आप कौन हैं।
ये कोई और नहीं बल्कि जय होता है। कहता है कि मैंने अपना नंबर चेंज कर लिया है और क्या तुम्हें मेरी आवाज़ पहचान में नहीं आ रही? चलो अब हम दोनों बातें करते हैं। सियोंग कहती है कि बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी तरह फारिग नहीं हूँ। ये कॉल कट करने लगती है लेकिन फिर अचानक से रुक जाती है और कहती है कि क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? अगर तुमने मेरी हेल्प की तो मैं तुम पर जो मेरा उधार है उसे थोड़ा सा कम कर दूंगी। ये सुनकर ये खुश हो जाता है और फौरन से मान जाता है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि जय उस जगह पर आता है जहाँ पर सियोंग काम कर रही होती है। वो देखता है कि सियोंग कॉस्ट्यूम में है और कॉस्ट्यूम के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो रही है। ये इसके करीब आता है और कहता है कि इस लड़की को देखो, इसे जो भी जॉब मिलती है ये उसे फ़ौरन से ले लेती है बिना ये सोचे हुए कि वो जॉब क्या है। ये अपने कपड़े चेंज कर लेती है और वो कॉस्ट्यूम जय को दे देती है। अचानक से इसके पास एक कॉल आती है तो ये बात करने लगती है। ये इसकी मॉम की कॉल होती है और वो कहती हैं कि एक्चुअली कुछ टाइम में मैं जेल जाने वाली हूँ, अगर तुम्हारे पास कुछ सेविंग्स हैं तो वो मुझे भिजवा दो, मैं नेक्स्ट मंथ तुम्हें वापस कर दूंगी। सियोंग कहती है कि आप कहीं पर भी जाएं मगर अब मैं अपने पैसे आपको नहीं दूंगी क्योंकि आपका हर बार का हो गया है। तो वो कहती है कि तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो, मैंने कहा ना कि कुछ टाइम में मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी। सियोंग बात करते हुए रोने लग जाती है और कहती है कि आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में सोचती हैं। क्या आपको पता है कि मेरी लाइफ कैसी गुजर रही है, मुझे किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और मैं कितनी परेशान हूँ। इतने में पीछे से जय आ जाता है और वो खड़े होकर इनकी सारी बातें सुनने लगता है। अपनी मॉम से बात करके ये कॉल कट कर देती है और फिर वहीं पर बैठकर रोने लगती है। जय पीछे से आकर इसे हैट उड़ा देता है और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इसकी ज़रूरत है। सियोंग बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और ये उसके बराबर में आकर बैठ जाता है। काफ़ी देर गुजर जाती है और वो इसी तरह से रोती रहती है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि डैड एक ज्वेलरी शॉप पर आए होते हैं और यहाँ पर आकर वो रिंग्स के डिज़ाइन देख रहे होते हैं। वर्कर इनसे पूछती है कि क्या आप स्पॉन्सरशिप के लिए पूछ रहे हैं? तो डैड कहते हैं नहीं, बस मैं ऐसे ही देखना चाहता हूँ। इसके साथ ही जय और सियोंग को दिखाया जाता है कि ये दोनों वापस आ रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। जय पूछता है कि जीहू क्या जॉब करता है तो सियोंग उसे बताती है कि वो सिविल सर्वेंट नहीं बल्कि वो एक ट्रेनी है। जय से पूछता है कि ट्रेनिंग क्या होता है तो सियोंग उसे बताती है कि एक्चुअली वो आइडल बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन उसके डैड इस चीज़ के सख्त खिलाफ है। तो जय कहता है कि क्या तुम ग्वांगजे की बात कर रही हो? सियोंग जैसे ही सुनती है कि ये जीहू के डैड का नाम ले रहा है तो वो इसे मारती है और कहती है कि वो तुमसे एज में कितने बड़े हैं, क्या तुम उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते? फिर बातों बातों में कहती है कि आज तुमने मेरी इतनी हेल्प की उसके लिए थैंक यू, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट बाय किया है और वो तुम्हारे रूम में रखा हुआ है, तो जब तुम घर जाओ तो उसे देख लेना। ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर फौरन से भागते हुए घर जाता है। वहीं सामने एक बैग रखा होता है तो फौरन से जाकर उसे खोलकर देखने लगता है। जय बॉक्स खोलकर देखता है तो उसके अंदर एक बहुत ही प्यारे से स्नैकर्स रखे होते हैं। शूज देखकर कहता है कि वैसे तो ये मेरा स्टाइल नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उसने मेरे लिए इतने प्यार से खरीदे हैं तो मैं इसे पहन लेता हूँ। इसे इस चीज़ की भी काफ़ी ज़्यादा हैरत होती है क्योंकि जैसे ये शूज़ पहनता है वो इसे बिल्कुल परफेक्ट आते हैं। खैर फिर ये उन्हें पहनकर उछलने लग जाता है। इतने में यहाँ पर जीहू आ जाता है। वो जैसे ही देखता है कि जो शूज़ उसने अपने डैड को गिफ्ट करने के लिए खरीदे थे वो जय ने पहने हुए हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और फौरन से आकर इसके पैरों से वो शूज़ उतार लेता है। कहता है कि अगर तुम इस तरह से करते रहे तो मैं अब तुम्हारे साथ अपना रूम शेयर नहीं करूंगा। जय बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है। खैर फिर वो बॉक्स में डालता है और शूज को वहाँ पे रखकर बाहर चला जाता है। जीहू के बाहर जाते हुए सियोंग भी रूम के अंदर आ जाती है और वो इसे पूछती है कि ये इतने गुस्से में क्यों था। तो जय उसे बताता है कि जो तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी ये उसे देखकर गुस्सा हो गया। पहले तो सियोंग को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन वो जैसे स्नेकर्स को देखती है वो पहचान जाती है। कहती है कि क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? जय कहता है हाँ, उसने मेरे पैरों से उतारे उसे बॉक्स में डालकर बाहर चला गया। तो ये बताती है कि वो तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि वो जीहू ने अपने डैड की बर्थडे के लिए खरीदे हैं। तो ये पूछता है कि तुम फिर किस गिफ्ट की बात कर रही थी? तो सियोंग इशारा करके बताती है कि देखो सामने गिम्बप रखा हुआ है, एक्चुअली न्यू फ्लेवर का आया था इसलिए मैं तुम्हारे लिए खरीद लिया। ये देखकर जय को बहुत ही ज़्यादा हैरत होती है और वो गुस्से से कहता है कि तुम्हारी वजह से कितनी ज़्यादा कंफ्यूजन हो गई। खैर अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जीहू टेरेस पे बैठा होता है और यहाँ पर बैठकर वो कुछ सोच रहा होता है। इतने में यहाँ पर सियोंग आती है और वो आते के साथ इसकी गोद में सर रख कर लेट जाती है। जीहू एकदम शॉक्ड हो जाता है और इससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो? तो सियोंग कहती है कि अरे क्या हो गया, तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो। साथ ही से बताती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, पता नहीं मेरी लाइफ कब सेट होगी। कभी कभार तो मेरा दिल चाहता है कि कभी किसी आइलैंड पे चली जाऊँ और वहाँ पर जाकर रेस्ट करूँ, पूरे 3-4 दिन के लिए सो जाऊँ। जीहू कहता है कि देखो तुम मेरे पास बैठकर रेस्ट कर रही हो,
इसका मतलब ये है कि मुझ जैसा फ्रेंड तुम्हें कभी भी नहीं मिल सकता। फिर सियोंग इसे बताती है कि अच्छा वो जो स्नीकर वाली बात थी वो उसने जानबूझकर नहीं किया, उसे शायद लगा कि मैंने उसे एक गिफ्ट में दिया है, इसलिए तुम इससे गुस्सा मत होना। तो जीहू कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको समझा देना कि आइंदा मेरी किसी भी चीज़ को टच ना करे। बात करते हुए जैसे ही सियोंग की तरफ देखता है तो इसे पता चलता है कि वो तो अब तक सो चुकी है। तो ये वैसे ही वहाँ पे बैठा रहता है और उसे थोड़ी देर के लिए सोने देता है। अब नेक्स्ट दिन सुबह का दिखाया जाता है कि जीहू का फ्रेंड रूम में आता है और जैसे पूछता है कि जीहू कहाँ पर है। ये मोबाइल में गेम खेल रहा होता है और वैसे ही कह देता है कि मुझे नहीं पता। फिर वो जय को एक बैग देता है और कहता है कि ये लाजमी जीहू को दे देना, इसमें कुछ सामान है जो कि वो अपने लॉकर में भूल गया था। इसके जाने के बाद वो बैग खोलकर देखता है तो इसमें एकेडमी का कुछ सामान रखा होता है और साथ ही जीहू का आईडी कार्ड भी। ये बैग बंद करके वैसे ही वहाँ पे रख देता है और वापस अपना गेम खेलने लगता है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि जीहू रूम में आता है और वो बेदिहानी में वही बैग उठाकर ले जाता है, नीचे जाता है और अपने डैड को वो दे देता है। कहता है कि मैं आपकी बर्थडे के लिए लेकर आया था। डैड ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और इसका थैंक यू करते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें बाहर काम से जाना होता है तो उस वक्त वो बैग खोलकर नहीं देखते। सब लोग अपनी अपनी जॉब्स पर चले जाते हैं और जय रूम में बैठकर काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा होता है। देखता है कि सामने वही बैग रखा हुआ है तो फौरन से उसे खोलकर देखता है, लेकिन इसके अंदर तो स्नेकर्स रखे होते हैं। फिर इसे याद आता है कि सियोंग ने इसे बताया था कि जीहू एक ट्रेनी है, लेकिन इस बारे में उसकी फैमिली में कोई भी नहीं जानता क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो आइडल बने। ये बात सोच के ये काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और इसे याद आता है कि ज़रूरन जीहू ने वो बैग अपने डैड को दे दिया होगा। अब सब लोगों को जीहू की सच्चाई ना पता चल जाए, इस डर से ये खड़े होता है और बैग चेंज करने के लिए जाने लगता है। घर में क्योंकि कोई भी नहीं होता तो ये इजीली डैड के कमरे में जाता है और वहाँ पर जाकर बैग्स को चेंज कर देता है। लेकिन ये जैसे ही बाहर आता है इसे आवाज़ आती है कि कोई घर में आ रहा है, तो जल्दी से जाता है और वॉशरूम में छुप जाता है। इतने में यहाँ पर बूही आती है और वो अपने साथ कुछ सामान लेकर आती है। साथ ही वो डैड से बात कर रही होती है और डैड उसे बातों बातों में बताते हैं कि अभी मैं जीहू की एकेडमी जा रहा हूँ और उसके साथ जाकर लंच करूँगा। वहीं जीहू का दिखाया जाता है कि उसकी प्रैक्टिस खत्म होती है तो यहाँ से जाने लगता है। इतने में यहाँ पर इसका फ्रेंड आता है और कहता है क्या हम दोनों साथ लंच करने के लिए चलते हैं। अचानक से अपना मोबाइल चेक करता है तो इसके पास मैसेज आया होता है। डैडी से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ लंच करने के लिए तुम्हारी एकेडमी आ रहा हूँ। ये मैसेज देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर अपनी एकेडमी के लिए फ़ौरन से निकलता है। रास्ते में ही डैड की कॉल भी आ जाती है और वो इससे कहते हैं कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हारी एकेडमी में तुम्हारे लिए लंच लेकर आ चुका हूँ। ये भागते हुए उनसे बात करता है और कहता है कि एक्चुअली अभी मैं अपनी क्लास में हूँ, आप मेरा लॉबी में वेट करें, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। बहुत तेज़ी से भागते हुए एकेडमी पहुँचता है। डैडी से बताते हैं कि अच्छा तुम छोड़ो, मैं तुम्हारी क्लास के अंदर ही आ रहा हूँ। तो ये मना कर देता है और कहता है कि आपको किसने कहा कि मैं अपनी क्लास में हूँ। बहुत ही स्पीड से भागते हुए एकेडमी पहुँचता है और इस वजह से इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। इतने में सामने से डैड आ जाते हैं और इससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो ये बताता है एक्चुअली मैं वॉशरूम गया हुआ था। ये बात सुनकर वो हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि वॉशरूम से आने के बाद किसी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो। ये दोनों यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे होते हैं कि अचानक से यहाँ पे सियोंग आ जाती है और वो इन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। डैड उससे पूछते हैं कि क्या तुम भी यहाँ पर पढ़ती हो, तो वो झूठ बोल देती है कि जी जी मैं भी यहाँ पे पढ़ती हूँ। वो टॉपिक चेंज करके यहाँ से जाने ही लगती है कि इतने में यहाँ पर उसके टीचर आ जाते हैं और कहते हैं कि जीहू कल का जो असाइनमेंट था तुमने वो अभी तक कंप्लीट नहीं किया। अब ये दोनों डर जाते हैं कि कहीं इन दोनों का सच बाहर ना आ जाए, लेकिन जीहू बहुत अच्छे से मैनेज करता है और उनसे बात करता है। कहता है कि जीहू को टाइम नहीं मिला था इसलिए उसने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया। वही डैड के पास फ़ोन कॉल आ जाती है और उन्हें अर्जेंटली यहाँ से जाना पड़ता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जय को वॉशरूम में बैठे हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। वो यहाँ पे वेट कर रहा होता है कि जैसे ये लोग घर से बाहर निकले तो मैं फ़ौरन से यहाँ से चले जाऊँ। उसे बहुत ही तेज़ प्यास लग रही होती है लेकिन वो बाहर नहीं जा सकता, तो उसे मजबूरन वॉश बेसिन से पानी पीना पड़ता है। अब उसे लगता है कि शायद आसपास कोई भी नहीं है, तो फ़ौरन से वॉशरूम से निकलता है और यहाँ से जाने लगता है। अभी ये गेट तक पहुँचता है कि इतने में गेट खोलने की आवाज़ आती है और दादा घर में आते हैं। ये जल्दी से जाके सोफे के पीछे छुप जाता है और उनके जाने का वेट करता है। अभी दादा रूम में ही जाते हैं और ये फिर से खड़े होकर बाहर जाने लगता है, लेकिन फिर से गेट ओपन होता है और इतने में यहाँ पे वो बच्ची आ जाती है। दादा को बाहर बुलाती है और उनसे कहती है कि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। जय जैसे ही उसे देखता है फ़ौरन से जाकर टेबल के नीचे छुप जाता है। ये कुछ देर यहीं पे बैठा रहता है और इनके जाने का वेट करता है। ये लोग जैसे ही अंदर जाते हैं ये फिर से फ़ौरन से खड़े होता है और घर से बाहर जाने लगता है, लेकिन इस बार भी गेट खुल जाता है
और अंदर बूही आती है। ये जैसे ही उसे देखता है वापस से वॉशरूम में ही चला जाता है और वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। उसे कहता है कि अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँगा। वहीं बूही का दिखाया जाता है कि वो आकर डायरेक्ट कुकिंग स्टार्ट करती है और बहुत ही मज़े मज़े के खाने पकाने लगती है। दादा उन्हें छुप कर देख रहे होते हैं तो वो बच्ची कहती है कि क्या आपकी आंखों में दर्द नहीं हो रहा, कब से आप उन्हें इस तरह से देख रहे हैं। इस पर दादा कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि ये किसका खाना पका रही है। एक्चुअली आज जय की डेथ एनिवर्सरी है, क्या ये उसके लिए कुकिंग कर रही है या फिर ग्वांग जय की बर्थडे के लिए। खैर अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जीहू वापस अपनी एकेडमी पहुंचता है तो इतने में इसका फ्रेंड इसके पास आ जाता है और इससे पूछता है कि क्या हुआ। ये बताता है कि मैंने बहुत मुश्किलों से आज की सिचुएशन को हैंडल किया है। ये दोनों यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं, इतने में सामने से मॉन्स्टर एक्स का ग्रुप गुजरता है। जीहू का फ्रेंड जैसे ही उन्हें देखता है फौरन से उन्हें हाय करता है, जैसे वो उनको बहुत अच्छे से जानता हो। लेकिन कोई भी इसके हाय का रिप्लाई नहीं करता और सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर ये खुद भी काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस हो जाता है। बातों बातों में ये जैसी साइड में देखता है इसे नज़र आता है कि डैड यहाँ पर आए हुए हैं। इन्हें देखकर ये इतना ज़्यादा डर जाता है कि फ़ौरन से भागते हुए लिफ्ट के पास जाता है। लेकिन अभी लिफ्ट के अंदर कोई गया होता है और सामने मॉन्स्टर एक्स का ग्रुप खड़ा होता है। ये देखता है कि डैड यहीं पर आ रहे हैं तो फ़ौरन से अपनी शर्ट अपने मुंह पर डाल लेता है और उनसे कहता है कि एक्चुअली मेरी बहन आप सबकी बहुत बड़ी फ़ैन है, इसलिए मुझे ऑटोग्राफ दे दें। फिर सब लोग इसकी बॉडी पर इसे ऑटोग्राफ देने लगते हैं और डैड खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। इतने में लिफ्ट ओपन होती है तो वो यहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ देर बाद एमजे का दिखाया जाता है कि यहाँ पर बैठकर अपने मैनेजर से बात कर रहा होता है और उनसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आप जो मुझसे करवाना चाह रहे हैं वो मैं कर पाऊँगा। जो सॉन्ग आपने लिखा है मुझे उसकी लिरिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इससे मुझे लगता है कि हमें उसे चेंज कर देना चाहिए। ये यहाँ पर उनकी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा होता है कि इतने में यहाँ पे डैड आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है। डैड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नजर आते हैं तो उन्हें देखकर एमजे फौरन से खड़े हो जाता है। मुस्कुराते हुए अपने मैनेजर से कहता है कि अभी तो आपके पास एक गेस्ट आए हुए हैं, इसलिए मैं चलता हूँ और बाद में आकर आपसे बात करूँगा। ये दोनों यहाँ पर बात करने लगते हैं और साथ ही हमें जय का सीन दिखाया जाता है। ये वॉशरूम में लॉक होता है और अब दादा को वॉशरूम आ रहा होता है। वो ही वॉशरूम के बाहर खड़ी होती है और वो गेट ओपन करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जैन इतनी टाइट से पकड़ा होता है कि वो नहीं कर पाती। दादा कहते हैं कि ये गेट कब खुलेगा, मुझे बहुत तेज से वॉशरूम आ रहा है। बूही कहती है कि मैं कोशिश कर रही हूँ। वहीं जय पूरी कोशिश कर रहा होता है कि ये गेट ओपन ना हो। अचानक से वो ऊपर देखता है और उसे वेंटिलेशन नजर आती है। ये उसे देखने लग जाता है। वहीं दादा बूही से कहते हैं कि अब तुमने इतनी कोशिश कर ली है तो थोड़ी कोशिश मुझे भी करने दो। वो जैसे ही गेट पे हल्का सा जोर लगाते हैं वो फौरन से खुल जाता है और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वॉशरूम में कोई भी नहीं होता क्योंकि जय उस वेंटिलेटर के जरिए ऊपर जा चुका होता है। लेकिन फिर अचानक से पानी गिरने की आवाज़ आती है तो बच्ची दादा से पूछती है कि क्या आपने अपनी पैंट में ही पी कर दी है। तो दादा खुशी खुशी कहते हैं कि हाँ, मुझसे अब और वेट नहीं हुआ। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है और डैड घर आते हैं। वो अपनी वैन में बैठे होते हैं और साथ ही अपनी जेब से रिंग का बॉक्स निकालते हैं। उन्होंने ये रिंग बूही को प्रपोज करने के लिए खरीदी होती है। साथ ही बूही का दिखाया जाता है कि वो जय की डेथ एनिवर्सरी की तैयारी कर रही है। दादा कहते हैं कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, आज जो तुमने इतनी सारी कुकिंग की क्या वो इसके लिए थी? तुम क्या नहीं देख सकती कि ग्वांग जे ने तुम्हारा पूरे 20 साल कितना ख्याल रखा? क्या तुम एक मरतबा भी उसकी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकती? तो बूही उन्हें जवाब देती है कि लास्ट टाइम है, इसके बाद मैं जय की एनिवर्सरी कभी भी नहीं मनाऊंगी। इतने में डैड घर पे आ जाते हैं और साथ ही जीहू भी, और ये सब लोग मिलकर प्रे करने लगते हैं। वहीं जय वेंटिलेटर के जरिए अपने रूम तक जा रहा होता है। अचानक से बीच रास्ते में एक जाली आती है जिस पर ये जैसे ही पैर रखता है तो फौरन से वो खुल जाती है और ये डायरेक्ट नीचे आकर टेबल पर गिर जाता है। सब लोग जैसे ही इसे देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। सो गाइस, अभी तक के लिए इतना ही। क्या आज सबको पता चल जाएगा कि जय मरा नहीं बल्कि वो जिंदा है? और फिर बूही क्या करेगी? क्या वो डैड के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी या फिर नहीं? ये सब कुछ आपको पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।